दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 से 18 तक बताया है। दोस्तों ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स की वीडियो की सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर से देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस प्रेजेंटेशन में जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जरूरी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल लैंग्वेज में ही लिखे गए हों। मैंने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं लिखा है, मैंने उन्हें समराइज किया है और मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों अब हम देखेंगे आर्टिकल 14, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोस्तों आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट जो है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंसान को इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करेगा और सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देगा इंडिया की टेरिटरी के अंदर। अभी हम देखेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का क्या मतलब है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 हर एक जने पर एप्लीकेबल है, भले ही वो कोई इंसान हो, सिटीजन हो, फॉरेनर हो, कोई लीगल कॉर्पोरेशन हो या कोई भी कंपनी हो। सब लॉ के आगे इक्वल है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो ये कहता है कि किसी भी इंसान के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं बनाए जाएंगे, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, और इक्वल सब्जेक्शन टू द लॉ फॉर ऑल। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि सब पर एक ही कानून लगेगा, सब लॉ के आगे इक्वल हैं, सब पर एक ही तरीके से कानून लगेगा और कोई भी आदमी लॉ से ऊंचा नहीं है, भले ही उसके पास कितना पैसा हो, कितना स्टेटस हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहती है कि किसी के लिए भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस गवर्नमेंट नहीं बना सकती और गवर्नमेंट किसी भी आदमी को लॉ से ऊंचा नहीं रख सकती। तो ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है, यानी कि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर लिमिटेशंस रखता है। दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है, यानी कि ये हम आम जनता को प्रिविलेजेस देता है। वो ये कहता है कि सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में हर इंसान पर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ लगेगा, यानी कि अगर सर्कमस्टेंसेज सिमिलर हैं तो सब पर सिमिलर तरीके से उस लॉ को लगाया जाएगा और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि सिमिलर केसेस को सिमिलर तरीके से डील किया जाए, भले ही कोई भी आदमी कितना भी प्रिविलेज्ड हो या कोई भी आदमी कितना ही गरीब क्यों ना हो। तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है, क्योंकि लोगों को प्रिविलेजेस देता है। ये इंश्योर करता है कि स्टेट सबको बराबर तरीके से देखे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस आर्टिकल की क्या एक्सेप्शंस हैं, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की क्या एक्सेप्शंस हैं। दोस्तों सबसे पहली एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। इनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं आर्टिकल 361 के अंदर। वो ये कहते हैं कि इनको अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट अपने कोर्ट समन नहीं कर सकती। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग से इम्यून है, ये कोर्ट में पेश नहीं हो सकते अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। इनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि इन पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते, इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, इनको कोई जेल में नहीं डाल सकता, और इनके अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स हैं तो उसको डिले किया जाएगा जब तक ये अपने टर्म में है, जब तक ये अपने पीरियड में है, तब तक इन पर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई जा सकती। इनके हटने के बाद कुछ समय के बाद ही इन पर आप सिविल प्रोसीडिंग्स लगा सकते हैं। तो ये कुछ इम्यूनिटीज दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो कोई बहुत ही घिनौना क्राइम करते हैं तब भी वो लॉ के सामने इक्वल ही रहेंगे, उनको इम्पीच किया जा सकता है, लोग उनको हटाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने पोजीशन में है तब तक वो कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको कोई जेल में नहीं डाल सकता, या आदि जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक और एक्सेप्शन है, कोई भी आदमी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता अगर उसने न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश किया है या रेडियो के जरिए कुछ कहा है या टेलीविजन में कुछ कहा है जो कि किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के या किसी भी लेजिस्लेचर में कुछ भी हो रहा है उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। यानी कि लोकसभा में कुछ कानून बना या विधानसभा में या उसके किसी भी हाउस में कुछ भी बात हुई और किसी जने ने उसको रिपोर्ट किया न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे या रेडियो पे, कुछ भी कहा हो, उसके कहने के लिए उसको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सिविल प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगा सकते। उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो उन प्रोसीडिंग्स को कैसे कहता है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो उसने रिपोर्ट लिखी है वो ट्रू होनी चाहिए, सब्सटैंशियली ट्रू होनी चाहिए, काफ़ी हद तक ट्रू होनी चाहिए। अगर वो झूठा लिख रहा है तो आप ज़रूर से उस पर चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसने सच लिखा है और किस तरीके से लिखा है उसके बेसिस पे आप उसको कोर्ट के सामने नहीं पेश कर सकते। ये आर्टिकल 361 ए कहता है। दोस्तों आर्टिकल 105 ये भी कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी एमपी
किसी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता इस बेसिस पर कि उसने पार्लियामेंट में क्या कहा या पार्लियामेंट में क्या वोट दिया। तो पार्लियामेंट में वो क्या कहता है उसके बेसिस पर कोई भी एमपी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 194 इसी के सिमिलर है। वो ये कहता है कि कोई भी एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता इस बेसिस पर कि उन्होंने एमएलए ने विधानसभा में क्या कहा है या विधान परिषद में क्या कहा है या फिर उन्होंने क्या वोट दिया है। दोस्तों आर्टिकल 31C जो है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। वो ये कहता है कि अगर स्टेट जो है, अगर गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी ऐसे लॉज बनाती है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, जो कि आर्टिकल 39 के बी और सी पार्ट में गए हैं, तो आप उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं। इसका सीधा सच्चा मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई कानून बना रही है ये कहकर कि वो आर्टिकल 39 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कानून बना रही है, आर्टिकल 39 की क्लॉज बी और क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कुछ कानून बना रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए आर्टिकल 31C जो है वो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि जहां आर्टिकल 31C आता है वहां आर्टिकल 14 हट जाता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। दोस्तों एक और एक्सेप्शन है कि फॉरेन सोवरेन्स, जो फॉरेन रूलर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स जो हैं, वो सारी इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट। और जो यूएनओ है और जो उसकी एजेंसीज हैं और जो उसके डिप्लोमेट्स हैं, वो सब भी सारी इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। आप इन पर भी कोई क्रिमिनल चार्जेस, कोई सिविल चार्जेस नहीं लगा सकते। दोस्तों अब हम देखेंगे आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है और ये केवल स्टेट के अगेंस्ट ही एप्लीकेबल है। यानी कि अगर स्टेट आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल करता है तो आप नहीं जा सकते। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओनली वर्ड भी यूज हुआ है कि आप केवल इन बेसिस, अगर स्टेट केवल इन बेसिस पर आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इनके अलावा किसी और चीज के लिए आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही वेग एग्जांपल हो गया, मान लीजिए इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करता है कि आपकी आंखों का कलर क्या है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि ये केवल स्टेट अगर आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो केवल स्टेट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को ही प्रोहिबिट करता है। पिछला वाला आर्टिकल 14 जो हमने देखा था वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था, जो कि स्टेट से ही लेना देना था। उसमें कोई आम आदमी कानून के सामने आपको नहीं कर सकता, तो वहाँ पे ये बात नहीं आती थी। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कोई आम आदमी कर सकता है, कोई प्राइवेट अथॉरिटी कर सकती है जिसका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दोस्तों आर्टिकल 15 का सेकेंड प्रोविजन भी है, वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन इस बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स की बेसिस पर कि उसे आप किसी शॉप में ना घुसने दें, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में ना घुसने दें, होटल या प्लेसेस पर या पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगहों पर आप ना घुसने दें इस बेसिस पर कि वो किस रिलीजन, रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ उसकी क्या है, इन सब बेसिस पर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड प्रोविजन है ये आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट आदमी आपको अपनी दुकान से घुसने में मना करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का लेना देना नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आपको कोई वेल यूज करने के लिए मना करता है, कुआं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट या ऐसी कोई भी जगह जो कि स्टेट फंड से मैनेज्ड है या कि जनरल पब्लिक के लिए यूज में है, अगर वहाँ पे आपको कोई प्रोहिबिट करता है जाने से, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखने की है कि केवल वही कुएं, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड वगैरह आप चैलेंज कर सकते हैं जो कि स्टेट फंड्स के द्वारा मेंटेन करी गई है। अगर कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का कोई प्राइवेट कुआं है, तो वो आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है और तब कोई आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो सेकंड प्रोविजन है ये सबके अगेंस्ट आपके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्टेट हो या चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 15 की क्या एक्सेप्शंस हैं, आप कब कब डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट के पास परमिशन है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सके वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, यानी कि वुमेन को रिजर्वेशन दे सकती है। फॉर एग्जांपल
कि लोकल बॉडीज में वुमेन को रिजर्वेशन दिया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, बट उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके और ज़्यादा उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल 15 में ही मेंशन कर रखा है कि स्टेट ऐसा कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 15 की वायलेशन नहीं है। या फिर चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन देने का जो प्रोविजन है, ये भी आर्टिकल 15 की वायलेशन नहीं है। दोस्तों, स्टेट के पास एक और परमिशन है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इनके एडवांसमेंट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, जैसे कि उनके लिए सीट्स रिजर्व कर सकता है या उनको फी कंसेशंस दे सकते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजंस एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के लिए, या आप उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए जो कि एक्सेप्शन है। स्टेट के पास ये भी पावर है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए सीट्स रिजर्व कर सके एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। चाहे वो स्टेट से मदद ले रहे हों या ना ले रहे हों, फिर भी उनके लिए रिजर्वेशन कर सके, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सके, उनके एडमिशन के लिए कुछ प्रोविजंस बना सके। ऐसी पावर गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज ने ही खोल रखे हैं, उनमें गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती। अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसने अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, उसमें गवर्नमेंट ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती। बाकी कोई भी कॉलेज के लिए बना सकती है। अभी तक तो प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है ज़्यादातर स्टेट्स में, बट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो ऐसा बना सकती है। दोस्तों, ये वाला जो पहला प्रोविजन हमने बात करा, इसको 2005 में ऐड किया गया था। 2019 में एक और प्रोविजन ऐड किया गया। वो ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, स्टेट के पास पूरी पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जिसे हम ईडब्ल्यूएस भी कहते हैं। तो इसीलिए स्टेट के पास पूरी पावर है कि वो 10% सीट्स का रिजर्वेशन कर सकती है एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो, या भले ही वो स्टेट से पैसा ले रहे हो या ना ले रहे हो, अगेन एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स में यही कहा गया है कि स्टेट के पास पूरी पावर है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बिना गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो, SC STs के लिए और EWS के लिए ये रिजर्वेशन उनको दे सकते हैं। ऐसा स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 15 के अंडर स्पेसिफाई कर रखा है। इसे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, इसे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कह सकते इस बेसिस पर कि ये आपके राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। दोस्तों, अब हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ये कहता है कि हर सिटीजन के पास इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, यानी कि उसके पास मौकों की इक्वालिटी होनी चाहिए, हर किसी के पास बराबर मौके होने चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टेट के अंडर कोई भी ऑफिस में जाने के लिए। यहाँ पे भी ये बात जरूरी है ध्यान रखने के लिए कि इसको आप केवल स्टेट के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं। अगर स्टेट इसको वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर स्टेट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, अगर स्टेट आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इस बेसिस पर आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं दे सकते। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, वो उसके ऊपर है कि वो किसे सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट में, किसे नहीं करना चाहते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जना इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि उसका क्या रिलीजन है, उसका क्या रेस है, क्या कास्ट है, क्या सेक्स है, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ पे रहता है। फिर से आपको ध्यान रखना है, स्टेट के लिए ही ये एप्लीकेबल है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, हम देखेंगे कि आर्टिकल 16 की क्या एक्सेप्शंस है। दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कोई भी कंडीशन बना सकती है, कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप एक स्टेट में रहना जरूरी है। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पोजीशन चाहिए, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बना सकती है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन को जाने के लिए ये जरूरी है कि आपको आंध्र प्रदेश में ही रहना पड़े। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कोई भी आपके इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आप कहाँ पे रहते हैं या कहाँ पे पैदा हुए, लेकिन पार्लियामेंट के पास ऐसी पूरी पावर है कि वो ऐसे कुछ कानून बना सकती है। तो दोस्तों, पार्लियामेंट ने 1957 में एक एक्ट बनाया भी था जिसे कहा था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस, जो कि कुछ ही एरियाज के लिए एप्लीकेबल था कि उन एरियाज की पोस्ट के लिए जरूरी था कि आपको उन्हीं एरियाज में रहना पड़े। वो 1974 में एक्सपायर हो गया और आज के टाइम में वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी एप्लीकेबल है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको पाने के लिए, स्टेट के अंडर ऐसी पोस्ट हैं जिनको पाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसी स्टेट में रहें।
उस बेसिस पे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि आप उस स्टेट पे नहीं रह सकते, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उम्मीद है मेरे को आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकती है कि एक पोस्ट को पाने के लिए ज़रूरी है आप उसी स्टेट में रहें या एक पर्टिकुलर जगह पे रहें। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन लगा सकती है और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लगा सकती है विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। प्रमोशन के लिए सीनियरिटी का होना ज़रूरी है इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उसको सफिशिएंटली स्टेट सर्विसेज में जगह नहीं मिली है, तो वो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन लगा सकती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन तो आप नहीं कहेंगे, स्पेशल प्रोविजंस हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सीट्स रिजर्वेशन मिली है। तो गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो ऐसा कुछ लॉ बना सकती है या रिकमेंड कर सकती है कि अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी का हेड या उस गवर्निंग बॉडी का मेंबर ज़रूरी उसी रिलीजन को बिलोंग करे, ऐसा भी लॉ गवर्नमेंट बना सकती है। यानी कि कोई रिलीजियस बॉडी हो गई, रिलीजियस गवर्निंग बॉडी हो गई, उसका हेड उसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करे, ऐसा कंपलसरी हो, ऐसा लॉ पार्लियामेंट बना सकती है केस बाय केस बेसिस पे। तो आप यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेट रिलीजन के बेसिस पर तो नहीं कहेंगे। स्पेशल प्रोविजन है कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस बॉडी है, उसका हेड उसी रिलीजन का होना चाहिए, थोड़ी कॉमन सेंस की बात सी है, बट हाँ उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते इस बेसिस पर कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास फिर से पूरी पावर है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दे अपॉइंटमेंट में पब्लिक ऑफिसेज में या जो पोस्ट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं उनमें। दोस्तों, आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि जो पास्ट में चली जाती थी कि ऊंची कास्ट के लोग छोटी कास्ट के लोगों को नहीं छूते थे, या ये कहते थे उनको छूने से वो पॉल्यूट हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को पूरी तरीके से अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 17 में। और कोई भी जना जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है उसको काफ़ी पनिश किया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 17 जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। अगर कोई प्राइवेट आदमी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है आपके अगेंस्ट, तो आपके पास पूरी पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये हर जने के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, आर्टिकल 18 जो कि आखिरी आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो आता है, वो कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। वो हर तरीके के टाइटल्स को, मेजर तरीके के टाइटल्स को हटा देता है। तो स्टेट जो है वो किसी को भी मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल के अलावा कोई और टाइटल नहीं दे सकती। जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसे टाइटल्स यूज होते थे, वो सारे टाइटल्स अबॉलिश होते हैं। स्टेट किसी को ऐसा कोई टाइटल नहीं दे सकती, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो। कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। कोई भी फॉरेनर जो कि इंडियन स्टेट के अंडर कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो भी फॉरेन स्टेट से प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई टाइटल नहीं ले सकता। और कोई भी सिटीजन या कोई भी फॉरेनर जो कि स्टेट के अंडर काम कर रहा है, वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई गिफ्ट या कोई प्रेजेंट या कोई मनी ऐसा सब कुछ नहीं ले सकता प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना। तो सीधी बात यह है कि आप कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। आप अगर गवर्नमेंट के अंडर काम करें तो आप फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकते, कोई प्रेजेंट नहीं ले सकते प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना। आपको इसीलिए ये ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल 18 के अंडर ये सब टाइटल जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, देवान बहादुर एक्सेट्रा, ये सब बैन कर दिए जाते हैं, ये सब एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो कि आर्टिकल्स 19 से आर्टिकल 22 तक स्पेसिफाइड है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, अगर आपको राइट टू इक्वालिटी समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की। अगर आपने राइट टू इक्वालिटी के बारे में कुछ भी नया सीखा तो इसको लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।